वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 5 मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, ग्रहों और उपग्रहों की गति, और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, परिक्रमण करते उपग्रह की ऊर्जा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये कैलकुलेट की जाएंगी। फिर बाइंडिंग एनर्जी, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, एंड देन escape एनर्जी, पलायन ऊर्जा, एंड escape वेलोसिटी, पलायन वेग, एंड रिलेशन बिटवीन escape वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध। और लास्ट टॉपिक होगा ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, परिक्रमा करते हुए उपग्रह की ऊर्जा। तो हम इसका ऑर्बिटल स्पीड यानी कक्षीय चाल निकाल चुके हैं, तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी ये निकालना है। तो इसके लिए हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी, और फिर इनका सम कर देंगे। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यानी परिक्रमा करते हुए ग्रह की कुल ऊर्जा निकलेगी। ए सैटेलाइट while orbiting around any planet has both gravitational potential energy and kinetic energy। किसी ग्रह के परितः परिक्रमा करते हुए उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों उस उपग्रह में होती हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गति के कारण गतिज ऊर्जा और उपग्रह की विशेष स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग उपग्रह की कुल ऊर्जा कहलाता है या कुल ऊर्जा होती है। इफ एनी सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट ऑफ मास me, दैट इज अर्थ, ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इक्वल टू re प्लस h विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी vo, देन यदि m द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी जिसका द्रव्यमान me है और त्रिज्या re है, ये पृथ्वी के लिए है, के परितः r इक्वल टू re प्लस h त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर vo कक्षीय वेग से परिक्रमा कर रहा है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला u इक्वल टू माइनस कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G me मास ऑफ अर्थ इंटू m अपान r। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, इसका फार्मूला ऑलरेडी डिराइव है। तो हम r की वैल्यू यहाँ पर re प्लस h बाद में रखेंगे। तो ये हमारा h ऊंचाई पर परिक्रमा करते हुए उपग्रह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मिलेगी, जिसका द्रव्यमान m है। तो ग्रह का द्रव्यमान m है, ये उपग्रह का द्रव्यमान m है, और me पृथ्वी का द्रव्यमान है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, k इक्वल टू हाफ m, और उपग्रह की जो चाल है स्पीड वो vo ऑर्बिटल स्पीड है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, हाफ m vo स्क्वायर। vo की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ gme अपान r। तो ये वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर, हाफ m स्क्वायर रूट ऑफ gme अपान r का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं gme स्क्वायर रूट हट गया, gmem अपान r, और ये हाफ टर्म बाहर है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ये निगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट यानी अनंत पर पॉजिटिव होती है, इसलिए पृथ्वी पर या पृथ्वी के रेस्पेक्ट में निगेटिव है। तो टोटल एनर्जी, उपग्रह की कुल ऊर्जा निकालेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, परिक्रमा करते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा, E इक्वल टू U प्लस के, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmem अपान r, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ gmem अपान r। gmem अपान r ये टर्म हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से -1 होगा और यहाँ से हाफ, तो -1 प्लस हाफ इज माइनस हाफ, E इक्वल टू माइनस हाफ gmem अपान r या re प्लस h।
तो स्मॉल r की वैल्यू हम Re+H रख देंगे और ये फाइनल फार्मूला ऑफ टोटल एनर्जी का मिल गया। टोटल एनर्जी अगेन हम फाइंड करते हैं कि ये निगेटिव है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट planet and satellites are tied together with mutual force of attraction. Hence, to take satellite from its orbit to infinity plus amount of this energy is given to the planet plus half GMEM upon Re+H. This much energy is given to planet to from its orbit to go to it infinity. Total energy required to the satellite. This much energy, half GMEM upon Re+H amount of energy is required to the planet, to the satellite to escape from its orbit to infinity. This minimum energy is known as binding energy of satellite. तो समीकरण जो दिया गया है ऊपर में ऋण चिन्ह प्रकट करता है कि ग्रह व उपग्रह पर ग्रह और उपग्रह परस्पर आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। तो नेगेटिव साइन से हमें यह पता चलता है कि जो ग्रह है पृथ्वी और उपग्रह जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है वो आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। अतः उपग्रह को अपनी कक्षा से अनंत तक ले जाने में उपग्रह को अपनी कक्षा से अनंत तक ले जाने में उपग्रह को अपनी कक्षा से अनंत तक ले जाने के लिए या उसकी ऊर्जा शून्य करने के लिए उपग्रह को दी जाने वाली ऊर्जा होती है हाफ GMEM अपॉन Re+H। यही ऊर्जा उसको देनी होती है ताकि वो अनंत दूरी पर पहुंच जाए और गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। तो यही उपग्रह की बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा माइनस टाइम टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट दैट इज GMEM अपॉन 2 Re+H। तो ये अमाउंट हो गया बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। अब हम चर्चा करेंगे एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, यानी पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग। पलायन वेग को VE से लिखते हैं, E का मतलब एस्केप। तो ये एस्केप वेलोसिटी हो गई VE। अब हम एस्केप वेलोसिटी के लिए देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी VE is that minimum velocity which an object when projected upward from earth the object exits from earth's gravitational area or gravitational area of earth and does not return back again on earth। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता है। तो इसके वेलोसिटी ऐसा वेग है पृथ्वी तल पर जिससे फेंकने पर वस्तु पुनः पृथ्वी तल पर नहीं आएगी, वो पृथ्वी तल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। तो वो न्यूनतम वेग मिनिमम वेलोसिटी इसके वेलोसिटी VE कहलाता है, जिससे फेंकने पर वस्तु पृथ्वी पर लौट के नहीं आती। और फिर हम वस्तु के मास से मल्टीप्लाई करें K = ½ mVE²। तो ये एस्केप एनर्जी पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो पलायन में जो ऊर्जा दी जाएगी एस्केप करने में वो एस्केप एनर्जी कहलाएगी, वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी। तो द काइनेटिक एनर्जी K = ½ mVE² given to object to throw it with escape velocity is known as escape energy of that object। यानी पलायन वेग VE से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा K = ½ mVE² पिंड की पलायन ऊर्जा कहलाती है, यानी एस्केप एनर्जी कहलाती है, जो कि उसको पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर जो पहली सिचुएशन डिस्कस की गई कि पिंड को हम इसके वेलोसिटी से फेंके और पिंड पृथ्वी पर वापस ना आवे। दूसरी सिचुएशन पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार करने के लिए हम अपना एक रॉकेट, उसमें इंजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो वो इंजन कंटिन्यूसली चलने के कारण वो रॉकेट ऊपर की ओर गति करता हुआ
चलता चला जाएगा और काफ़ी समय बाद वो रॉकेट इंजन के द्वारा ऊपर जाते हुए पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। तो हम कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करके उसको गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंक सकते हैं, या दूसरा तरीका हम यहीं पर इतनी एनर्जी दे दें अर्थ सरफेस पर कि वो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाए। तो ये दूसरी सिचुएशन हो गई कि हम यहीं पर इतनी एनर्जी दे रहे हैं, इतने वेग से उसको फेंक रहे हैं कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी का पार कर जाए। तो ये इसके वेलोसिटी वी कहलाएगा जिस वेग से फेंकेंगे, और ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने सप्लाई की उस मास को वो एस्केप एनर्जी पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो कोई वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एट अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इज U = -GMEM/RE। तो पृथ्वी तल पर स्थित वस्तु के लिए पोटेंशियल एनर्जी -GMEM/RE है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पृथ्वी तल से अनंत दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इस डिफरेंस के बराबर हमें एनर्जी वहाँ सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो अनंत यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चली जाए। 10 काइनेटिक एनर्जी प्लस GMEM/RE इस डिफरेंस के बराबर की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी जाएगी, जो कि ये इसके बराबर होगी GMEM/RE। तो हम इतनी एनर्जी प्लस मात्रा में देंगे। विल रिक्वायर्ड टू एस्केप द बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ। अतः गतिज ऊर्जा GMEM/RE की आवश्यकता होगी m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी से पलायन कराने के लिए, पृथ्वी तल से पलायन कराने के लिए। K = ½ mVEE², और ये कितनी दी जाएगी? GMEM/RE। तो इस अमाउंट के बराबर की एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये एस्केप एनर्जी एट अर्थ सरफेस पृथ्वी तल पर पलायन ऊर्जा का फार्मूला है। तो GMEM/RE ये एस्केप एनर्जी एट अर्थ सरफेस है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ½ mVEE² = GMEM/RE। स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। VE के लिए सॉल्व करेंगे एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी हम निकालेंगे, हाफ यहाँ पर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा GME/RE, और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। VE = √2 GME/RE। GME/RE यानी GME को हम लिखेंगे GRE²। GME को लिखेंगे GRE², और फिर ये जो पुट करेंगे हम तो ये आएगा 2 √2 GRE² यानी √2 GRE। ये इसके वेलोसिटी हो गई एट अर्थ सरफेस। G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, RE की वैल्यू 6.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रखेंगे तो पलायन वेग यानी इसके वेलोसिटी VE का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। तो इस तरह से इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये पृथ्वी के तल पर आती है, और इसका जो फार्मूला है VE = √2 GRE। 10 वैल्यू ऑफ इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पलायन वेग का मान जो कि √2 GRE है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो पिंड का द्रव्यमान पर निर्भरता केवल पलायन ऊर्जा की है, पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सभी को एक ही स्पीड से या एक ही वेग से ऊपर फेंकना पड़ता है, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के, तभी ये पृथ्वी से एस्केप कर जाएगा, नहीं तो फिर पृथ्वी पर ये वापस आ जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पलायन वेग का मान पिंड के प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। तो पलायन वेग का मान पिंड के प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। किसी भी एंगल पर हम फेंक दें वो
इसके वेलोसिटी के मान वही आता है। क्यों? v इज सेम फॉर ऑल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पलायन वेग का मान सभी प्रक्षेपण कोण के लिए समान होता है। पलायन वेग का मान प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। तो पृथ्वी पर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पिंड को दे दें तो वो क्या करेगा? गुरुत्वीय क्षेत्र पार करके ही वहां बाहर रुकेगा, यानी पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। एज इसका रीजन क्या है? एज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वीय बल होता है, F इक्वल टू GMEM अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर इज कंजर्वेटिव फोर्स। एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस वर्क डन by this gravitational force is independent of path and depends only on initial and final points. Hence, इसके velocity does not depend on angle of projection and it is same in all direction. चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल होता है जिसके अंतर्गत हम गति करा रहे हैं और पलायन वेग यानी पलायन किया जा रहा है उस द्रव्यमान का, तो गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो इस कारण से यह कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है। तो प्रारंभिक बिंदु पृथ्वी तल है, अंतिम बिंदु अनंत है। तो प्रारंभिक बिंदु पृथ्वी तल और अंतिम बिंदु अनंत, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम कितने भी रास्ते ले लें, सब में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सेम ही होगा, यानी समान होगा। तो जब कार्य समान होगा तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू होगी VE की वो सेम होगी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की भी मान सेम होगी पलायन ऊर्जा का, और पलायन वेग का भी मान हर एक डायरेक्शन में सेम होगा, चाहे जिस रास्ते से हम वस्तु को फेंकें और वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए। अतः सभी पथों पर किया गया कार्य समान होने के कारण प्रक्षेपण की दिशा पर पलायन वेग निर्भर नहीं करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। पलायन वेग प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है। प्रारंभिक बिंदु पृथ्वी पर है, पृथ्वी तल पर, और अंतिम बिंदु अनंत दूरी पर है, इसलिए किसी भी रास्ते से हम वस्तु को फेंकें अनंत तक ले जाने के लिए सभी में किया गया कार्य समान होगा, यानी पलायन ऊर्जा का मान सेम होगा, इसलिए पलायन वेग का भी मान सेम होगा। तो इस तरह से किसी भी दिशा में हम पृथ्वी तल से इसके वेलोसिटी यानी पलायन वेग से फेंकें तो वो वस्तु क्या होगी? पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार करके ही रुकेगी, यानी वहां पर अब पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र पार करके वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। इसके वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ ME एंड रेडियस ऑफ अर्थ RE। पलायन वेग पृथ्वी के द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या RE पर निर्भर करता है। तो ये बात सही है कि VE डिपेंड्स ऑन √2 GME अपान RE। तो पलायन वेग का मान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन है। और फिर हम नेक्स्ट रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, VE तथा VO में संबंध। तो इस संबंध को हम ज्ञात करेंगे। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, संबंध ज्ञात कीजिए। तो संबंध डेरिवेशन में हम डायरेक्टली लिख देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं इसके वेलोसिटी VE इक्वल टू √2 GME अपान RE। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय चाल क्या होती है? VO इक्वल टू √GME अपान RE। तो √2 का फर्क होता है, हम डिवाइड कर देंगे VE अपान VO। तो डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में देख लेंगे G कट जाएगा, ME कट जाएगा, RE कट जाएगा, और क्या बचेगा? √2 केवल ऊपर बचेगा। तो VE
अपान VO इक्वल टू √2, यानी VE पलायन वेग इक्वल टू √2 टाइम्स VO। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन मिल गया एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध डिराइव हो गया। तो पलायन वेग √2 टाइम्स कक्षीय वेग से ज़्यादा होता है। तो नियर अर्थ सरफेस पृथ्वी के समीप VO इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, VE इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ब्लैक होल, जिसको हिंदी में कृष्ण विवर। तो ब्लैक होल या कृष्ण विवर क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट हैज कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन ग्रेविटेशनल फोर्स टू सच एन एक्सटेंट दैट इट्स एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रायः बहुत बड़े आकार के तारे के गुरुत्वीय विध्वंस का परिणाम ब्लैक होल या कृष्ण विवर के रूप में मिलता है, जिसमें कृष्ण विवर पर पलायन वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इस तरह से जो ब्लैक होल है उसकी एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग वो प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेग के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो ये ब्लैक होल है जो कि गुरुत्वीय विध्वंस यानी उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसका सारा जो द्रव्यमान है वो बहुत छोटे से हिस्से में आ जाता है। तो इस तरह से कोई भी स्टार अपने मरने के बाद यानी उसकी लाइफ ख़त्म होने के बाद उसका साइज ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी गुरुत्वीय विध्वंस से बहुत छोटा हो जाता है, तो वो एज ए ब्लैक होल काम करता है। ब्लैक होल्स आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड इन ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ वेरी लार्ज स्टार्स whose mass is greater than 5 times mass of sun at end of their life। तो वास्तव में ब्लैक होल या कृष्ण विवर का बनना किसी तारे जो कि सूर्य के द्रव्यमान से 5 गुना बड़ा होता है के जीवन काल की अंतिम अवस्था या अंतिम स्टेज है जिसमें वो ब्लैक होल बन जाता है। ऐसे तारे ब्लैक होल या कृष्ण विवर बनते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य से 5 गुना ज़्यादा होता है और उनका गुरुत्वीय विध्वंस होता है, जिससे उनका सारा द्रव्यमान बहुत छोटे से आकार में यानी बहुत छोटे साइज में ही आ जाता है और वो एज ए ब्लैक होल काम करता है। क्योंकि ब्लैक होल का पलायन वेग बहुत ज़्यादा होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो इसलिए ब्लैक होल के प्रकाश को भी एब्जॉर्ब करके पूरी तरह से यानी ब्लैक होल से प्रकाश बिल्कुल भी बच नहीं पाता और इसके आसपास जो द्रव्यमान जाता है वो भी ब्लैक होल में समा जाता है। तो ब्लैक होल प्रकाश और साथ ही साथ द्रव्यमान सभी को अपने अंदर समा लेता है यानी निगल लेता है। तो इस तरह से ब्लैक होल से ना तो द्रव्यमान बचता है ना ही प्रकाश। तो इसलिए प्रकाश चूँकि ब्लैक होल प्रकाश को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी तरह से अपने अंदर अवशोषित करने के कारण ये दिखाई नहीं देता यानी ब्लैक दिखाई देता है। तो इस तरह से ब्लैक होल ना दिखने वाला इनविजिबल द्रव्यमान है जिसकी इसके वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर है और इसका गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है यानी ग्रेविटी लगभग अनंत हो जाती है। इस कारण से ये ब्लैक होल किसी भी द्रव्यमान और प्रकाश को अपने जो भी इसकी ओर आता है उसको पूरी तरह से निगल लेता है और कोई भी भाग इससे बाहर नहीं निकलता है, द्रव्यमान हो चाहे प्रकाश हो। अब हम इसकी ग्रेविटेशनल रेडियस की बात करें। ग्रेविटेशनल रेडियस और श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस इज यानी गुरुत्वीय त्रिज्या, इसका फार्मूला है RS इक्वल टू 2Gmg गुरुत्वीय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास जो स्टार जिसका विध्वंस होना है उसका मास है और c² प्रकाश का वेग का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल रेडियस यानी गुरुत्वीय त्रिज्या कहलाती है एक ब्लैक होल फॉर्म करने के लिए। तो ब्लैक होल बनने के लिए इस त्रिज्या को फॉलो करना पड़ेगा। RS इक्वल टू 2Gmg
m अपान c स्क्वायर, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट या स्टार वस्तु का द्रव्यमान या तारे का द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 गुणते 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो एन ऑब्जेक्ट हुज रेडियस इज स्मॉलर देन इट्स श्वारचाइल्ड रेडियस इज कॉल्ड ए ब्लैक होल। तो कोई भी वस्तु जिसकी त्रिज्या RS यानी गुरुत्वीय त्रिज्या से कम हो जाती है वह कृष्ण विवर कहलाता है, यानी ब्लैक होल कहलाता है। तो कोई भी स्टार या ऑब्जेक्ट जिसका गुरुत्वीय विध्वंस होने के बाद रेडियस इतनी हो जाती है इस फार्मूले के अनुसार या इससे कम हो जाती है, तो वही क्या कहलाता है, ब्लैक होल या कृष्ण विवर। और उसमें ब्लैक होल की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वो प्रकाश और द्रव्यमान सबको निकल लेता है अपने अंदर, कोई भी भाग बाहर नहीं निकलता। फॉर सन, सूर्य के लिए जो विध्वंस की त्रिज्या है वो 3 किलोमीटर है। तो यानी सूर्य का जो पूरा मास है वो 3 किलोमीटर के रेडियस में आ जाए तो सूर्य ब्लैक होल बन जाएगा। और अर्थ के लिए, पृथ्वी का सारा मास 9 mm के रेडियस में आ जाए तो ये पृथ्वी ब्लैक होल बन जाएगी। तो ये विध्वंस त्रिज्या यानी ग्रेविटेशनल रेडियस, गुरुत्वीय त्रिज्या बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू हमारे मास के। चूँकि त्रिज्या बहुत कम होती है, जो सन की त्रिज्या है उसकी अपेक्षा अभी 3 किलोमीटर में सन आएगा, जब 3 किलोमीटर रेडियस का, तभी वो ब्लैक होल बनेगा। तो ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी गुरुत्वीय विध्वंस होने के लिए मास का जो तारे हैं उनके मास करीब सन के यानी सूर्य के मास से 5 गुने से अधिक हों, तभी उनका ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी गुरुत्वीय विध्वंस इस ब्लैक होल के रूप में होगा। नहीं तो फिर ब्लैक होल नहीं बनेगा, दूसरा कोई स्टार बन जाएगा तारे की मृत्यु के पश्चात। तो हम बिग बैंग थियरी के अनुसार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी, ऑल मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स originated from a state of enormous density and temperature at finite moment in past when space and time came into being। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है बिग बैंग, उसके अनुसार ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा एवं द्रव्य की उत्पत्ति एक नियत समय पर 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक अति घनीभूत पिंड के बड़े धमाके के कारण हुई। तो 13.8 अरब साल पहले ये गुरुत्वीय विध्वंस की यानी एक महाविस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में 1927 में जी लेमेट्रे ने बताया था। तो जी लेमेट्रे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1927 में बिग बैंग थियरी दी। और इस थियरी के अनुसार 13.8 अरब साल पहले एक यूनिवर्स बनने की शुरुआत हुई। उसमें एक अति घनीभूत पिंड यानी सारा मास एक पॉइंट पर इस ब्रह्मांड का इकट्ठा हुआ था और एक महाविस्फोट के बाद इस यूनिवर्स की रचना हुई, जिसमें सारा द्रव्यमान विस्फोट के बाद छिटक गया और ये एक दूसरे से दूर ही जा रहा है। और इससे बहुत सारी गैलेक्सीज और गैलेक्सी में असंख्य तारे सब बने और फिर इसके बाद सौरमंडल से लेके सारी घटनाएं इस टाइम इंटरवल में आज की तुलना में सारी बनी हैं। तो 13.8 अरब साल पूर्व यूनिवर्स बनने की शुरुआत हुई थी एक महाविस्फोट से, जिसको हम बिग बैंग थियरी से समझते हैं। तो इसके बाद गैलेक्सीज का अस्तित्व आया, तारों का अस्तित्व आया और सौरमंडल का। और हमारा सौरमंडल 4.5 अरब वर्ष पुराना है और जो हमारा सौरमंडल है वो सूर्य के जो है वो उसमें विस्फोट होने के कारण सौरमंडल का निर्माण हुआ। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम दिस एक्सप्लोजन स्टार्स आर फाउंड इन यूनिवर्स विथ गैलेक्सीज
तो यानी इस महाविस्फोट के करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड में तारों के साथ गैलेक्सी की रचना हुई, और जो हमारी गैलेक्सी है सोलर सिस्टम की, वो मिल्की वे है। इसकी भी रचना उस एक्सप्लोजन के बाद करोड़ों सालों में हुई। स्टार कंसिस्ट ऑफ मेनली हाइड्रोजन नियरली 99% एंड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दिस रिएक्शन 4 nucleus of hydrogen atom forms helium and some energy is released. Stars emit their own energy in form of light and any other radiation. तारे मुख्यतः 99% तक हाइड्रोजन के बने होते हैं, और तारों की चमक तारों के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जो कि जिसमें 4 हाइड्रोजन के नाभिक अति उच्च ताप पर लगभग लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में, इस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा तारों में चमक के रूप में दिखाई देती है। यानी इसी ऊर्जा से तारे चमकते हैं और आसपास की वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। तो तारों में जो प्रकाश की उत्पत्ति है वो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का जो हो रहा है उसके कारण तारों का अपना प्रकाश होता है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा के कारण ही तारे प्रकाश तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और उसमें जो नाभिकीय संलयन होता है वो हाइड्रोजन के कारण होता है, और तारे लगभग 99% मास उसमें हाइड्रोजन का ही होता है। तो हाइड्रोजन से बने होते हैं सभी तारे। आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स of this event which is called Big Bang, in a star all hydrogen consumed in helium due to nuclear fusion, death of star takes place. किसी तारे के निर्माण के बाद अरबों साल चमकने के बाद तारे में लगातार नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। तो तारे के अंदर नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है। तो ये प्रक्रिया अरबों साल तक चलने के बाद जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, हीलियम में बदल जाता है, तो क्या होता है, ये तारे की मृत्यु की अवस्था कही जाती है। इस समय तारे का अपना प्रकाश उत्पन्न करने का जो साधन है हाइड्रोजन वो खत्म हो चुका है, तो तारा मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। और तारे की मृत्यु कई तरीके से होती है। ये डिपेंड करता है कि तारे का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो कितना बड़ा है। तो लाइफ ऑफ ए स्टार ग्रेटर देन मास ग्रेटर देन 5 times मास ऑफ सन, यानी सूर्य से 5 गुना अधिक द्रव्यमान के तारे का जीवन। तो उसको हम देखते हैं, सूर्य से 5 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारों का जीवन क्या होता है। स्टार साइंस steadily until hydrogen gas has fused to form helium, यानी सूर्य से 5 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारे में चमक तब तक रहती है जब तक उसमें सारा हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में ना बदल जाए। इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर इन स्मॉल स्टार while only million years in मैसिव स्टार। तो बिलियन मीन्स 10 to the power 9 एंड मिलियन इज ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6। तो यानी छोटे तारों में यह जो हाइड्रोजन का कंजम्पशन है यानी हाइड्रोजन खत्म होने वाला होता है अरबों साल में खत्म होता है, जबकि बड़े तारों में रिएक्शन तेजी से होती है तो यह लाखों साल में ही खत्म हो जाता है। लगभग 10 लाख इस साल के ऑर्डर में जो बड़े तारे हैं इसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो इनकी डेथ हो जाती है। मैसिव स्टार देन बिकम्स रेड सुपर जायंट स्टार एंड स्टार्ट्स स्पेंडिंग विथ ए हीलियम कोर सराउंडेड बाई ए सेल ऑफ कूलिंग एक्सपैंडिंग गैस। तो जो बड़े तारे होते हैं क्या करते हैं, जिसमें सारा हाइड्रोजन जब खत्म हो जाता है तो इसके बाद यह बड़े तारे लाल सुपर दानव तारा बन जाता है। तो बड़े तारों की बात हो रही है जिनका द्रव्यमान सूर्य से
5 गुना से ज़्यादा होता है ये लाल सुपर दानव तारा बन जाता है और यह अपने हीलियम कोर के साथ फैलना व ठंडे होना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि सारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाता है नाभिकीय संलयन से, तो हीलियम का कोर बचता है, हाइड्रोजन हीलियम में हो जाता है कन्वर्ट, तो हीलियम का कोर बचता है और हीलियम के कोर के साथ ये फैलना व ठंडा होना प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि प्रकाश उत्पन्न करने की व्यवस्था नहीं होती, फैलाव के दौरान बड़े तारे का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और ये रेड जायंट स्टार कहलाता है, रेड जायंट सुपर स्टार कहलाता है। इसके बाद इन नेक्स्ट मिलियन ईयर्स ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स फॉर्मिंग डिफरेंट एलिमेंट इन सेल अराउंड आयरन कोर। तो अगले लाखों सालों तक तारे के सेल में नाभिकीय अभिक्रिया की श्रृंखला जारी रहती है। इसमें हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होता रहता है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो नाभिकीय संलयन रिएक्शन फिर से जारी रहती है और इसमें अब हीलियम क्या करेगा, कार्बन में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रक्रिया लाखों साल तक जारी रहती है और इस नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न होती है और लाल रंग का प्रकाश निकलता है। तो ये रेड जायंट स्टार इस तरह से चमकता है। द कोर कोलैप्सेस इन लेस देन ए सेकेंड कॉजिंग एंड एक्सप्लोजन कॉल्ड सुपरनोवा। तो इसके बाद कुछ ही सेकंड में तारे का विध्वंस हो जाता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। द एक्चुअल सुपरनोवा शाइन्स ब्राइटर देन एंटायर गैलेक्सी फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो जो सुपरनोवा होता है वो गैलेक्सी से अधिक चमकदार कुछ क्षणों के लिए हो जाता है। तो जब सारा ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और हीलियम से कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका कोर का कोलैप्स हो जाता है विद इन सेकंड में। और जो सुपरनोवा है ये स्टेज सुपरनोवा कहलाती है। सुपरनोवा में जो तारा होता है वो गैलेक्सी से भी बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है कुछ टाइम के लिए। समटाइम्स कोर सर्वाइव्स इन एक्सप्लोजन इफ surviving core is between 1.5 to 3 solar masses, that is mass of sun. It contracts to become a teeny star. This teeny star is very dense neutron star because in this star neutrons are in excess amount, hence this is called neutron star. If core is much greater than 3 solar mass, that is mass of sun, the core contracts to become a black hole. तो कभी कभी कोर विध्वंस होने से बच जाती है। तो यदि दो तरह के विध्वंस होते हैं यहाँ पर, यदि कोर का द्रव्यमान 1.5 से 3 सौर द्रव्यमान यानी जो सूर्य का द्रव्यमान है उससे 1.5 गुना से 3 गुना हो तो तारा सिकुड़कर बहुत घना न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन बहुत मात्रा में होते हैं इसलिए इसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं और ये बहुत घना होता है। तो ये प्रक्रिया तब होती है जब उसके कोर का यानी उस तारे के कोर का द्रव्यमान 1.5 से 3 सौर द्रव्यमान यानी सूर्य के द्रव्यमान के बीच में हो। सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से 3 गुना के बीच में है तो तारा सिकुड़कर यानी इसका ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है और ये न्यूट्रॉन स्टार यानी न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। यदि इससे बड़ा है 3 गुना से बड़ा है, यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना बड़ा है या अधिक है तो तारा सिकुड़कर बहुत घना कृष्णविवर यानी ब्लैक होल बन जाता है जिस पर पलायन वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। तो ऐसा तारा जिसके कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अधिक है तो ये तारा सिकुड़कर बहुत घना कृष्णविवर यानी ब्लैक होल बन जाता है जिस पर पलायन वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और ये ब्लैक होल क्या करेगा, ये ब्लैक होल बहुत अधिक घनीभूत द्रव्यमान होता है यानी बहुत डेंस द्रव्यमान होता है और इससे इसके आसपास गुजरने वाला कोई भी द्रव्यमान होगा
वो इसके अंदर समाहित हो जाएगा, इससे बच नहीं पाएगा, और साथ ही साथ प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता, प्रकाश को भी ये पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो ये ब्लैक होल होता है। सिंस ब्लैक होल हैज इसके वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, देन एनी मास एज वेल एज लाइट कैन नॉट escape नियर ब्लैक होल। चूंकि ब्लैक होल पर पलायन वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है और ग्रेविटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, गुरुत्वाकर्षण इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लैक होल के आसपास द्रव्यमान के साथ साथ प्रकाश भी ब्लैक होल से बच नहीं पाता, यानी ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। तो ब्लैक होल में समाहित हो जाने के कारण प्रकाश और द्रव्यमान के ब्लैक होल दिखाई नहीं देता और इससे ये अदृश्य हो जाता है। कोई भी वस्तु जब प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं करती यानी परावर्तित नहीं करती तो वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ब्लैक होल सारा प्रकाश एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इस कारण से ये दिखाई नहीं देता, ब्लैक होल अदृश्य हो जाता है और ये दिखाई नहीं देता। प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल इन यूनिवर्स इज आइडेंटिफाइड इन टू वे। ब्रह्मांड में ब्लैक होल की उत्पत्ति दो प्रकार से पहचानी जाती है। तो ब्लैक होल चूंकि दिखाई नहीं देता तो इसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके दो तरीके यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो दो तरीकों से ब्लैक होल की पहचान होती है। पहला मेथड है बाई फील्ड ऑफ नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्काई, आकाश में निकटवर्ती पदार्थों के क्षेत्र द्वारा। तो पहला मेथड है आकाश में निकटवर्ती पदार्थों के क्षेत्र द्वारा। इफ एनी ब्राइट स्टार इज मूविंग स्पीडली टुवर्ड्स एनी ब्लैक होल देन इट इज प्री-एज्यूम्ड दैट नॉन विजिबल ऑब्जेक्ट इज ए ब्लैक होल। यदि कोई अदृश्य वस्तु, कोई तारा अदृश्य वस्तु की, यानी अदृश्य वस्तु क्या है, ब्लैक होल है। तो यदि कोई तारा अदृश्य वस्तु या ब्लैक होल की ओर तेजी से बढ़ रहा है तो इस घटना को ऑब्जर्व करके अनुमान लगाया जा सकता है तारा ब्लैक होल की ओर बढ़ रहा है। दूसरा मेथड है बाय डिटेक्शन ऑफ एक्सरे गिवन ऑफ बाय ब्लैक होल, कृष्ण विवर द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की खोज द्वारा। तो ये दूसरा मेथड है, एक्सरे का डिटेक्शन करके हम ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट्स इंटर्स इन ब्लैक होल देन ड्यू टू एक्सेसिव हीट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इंटर्स इन ब्लैक होल देन ड्यू टू एक्सेसिव हीट इट रेडिएट्स, ब्लैक होल रेडिएट्स एक्सरे on basis of black hole, on basis black hole can be identified। यानी जब कोई पदार्थ कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल के भंवर में चक्कर खाते हुए प्रवेश करता है तो अत्यधिक गर्म होने के कारण एक्सरे उत्सर्जित करता है, जिसके आधार पर ब्लैक होल के उसके आसपास होने का अनुमान या आधार खोजा जा सकता है। तो इस तरह से कोई भी द्रव्यमान अगर ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए उसमें प्रवेश कर रहा है या गिर रहा है तो उस समय बाई चांस हम सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करके यानी एक्सरे जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसका अध्ययन करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ आसपास कोई ब्लैक होल स्थित हो सकता है। तो इसकी जो इसके वेलोसिटी है ब्लैक होल की, इसके वेलोसिटी ब्लैक होल पर कोई भी मास स्केप नहीं कर पाता यानी बच नहीं पाता, वहाँ से समाहित हो जाता है। इसके वेलोसिटी होती है 2gm/r पूरे का स्क्वायर रूट और ये ग्रेटर आर इक्वल टू सी होता है प्रकाश के वेग से। तो इस तरह से ब्लैक होल की जो इसके वेलोसिटी है वो बहुत उच्च होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है और साथ ही साथ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत हाई होता है, उच्च होता है। इस कारण से ब्लैक होल एक्चुअल में होल नहीं है, ये तारे की मृत्यु की अवस्था है और ये अत्यंत घनीभूत द्रव्यमान है, यानी बहुत ही हाई डेंस द्रव्यमान है जो कि तारे की अंतिम अवस्था से यानी ग्रेविटेशनल कोलैप्स गुरुत्वीय विध्वंस से बनता है और ये प्रकाश के साथ साथ कोई भी द्रव्यमान अपने अंदर समाहित कर लेता है। पूरी तरह से प्रकाश का कोई भी अंश बाहर नहीं निकलता है ब्लैक होल से।